नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। पाकिस्तान और चीन लगातार सीमा पर नापाक हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच आपको बता दें कि एलएसी पर चीन के साथ भारत का तनाव चरम पर है। साथ ही चीन की गीदड़ भभकी और हेकड़ी का करारा जवाब भारतीय सेना भी लगातार दे रही है। इस बीच वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने कहा है कि एलएसी पर चीन को हर तरीके से जवाब देने में वायुसेना सक्षम है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ किसी भी संभावित युद्ध को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायु शक्ति हमारी जीत में अहम साबित होगी और वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। साथ ही एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि हमारे देश के आसपास पैदा होते हालातों के चलते पता लगाया जा रहा है कि सेना को मजबूत और तैयार रहने के लिए कितनी ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना सबसे अच्छी सेनाओं में से एक है। उन्होंने कहा है कि हमने रिकॉर्ड समय में राफेल, चिनूक, अपाचे को परिचालन के लिए तैयार किया है। अगले 3 साल में राफेल और आपको बता दें कि LCA Mark 1 स्क्वाड्रन पूरी तरह से ताकत के साथ यहां पर ऑपरेट किए जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कुछ बातें कहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में सामाजिक परिवर्तन के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने मेगा वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया। ये शिखर सम्मेलन दुनिया भर के तकनीकी नेताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन 9 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कृषि के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बता दें कि इस्तेमाल किए जाएंगे तमाम सारी तकनीकी पर विचार भी किया जाएगा। उधर खेती बचाओ यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के संगरूर पहुंचे। संगरूर के महावीर चौक पर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार काले कानून बनाकर किसानों को आजादी उनकी छीनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। संगरूर से भवानीगढ़ तक का 18 किलोमीटर का रास्ता कांग्रेस नेताओं ने ट्रैक्टर पर तय किया। साथ ही पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्रैक्टर का स्टीयरिंग भी संभाला। इस दौरान पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, कैबिनेट मंत्री विजय इंदर के साथ ही आपको बता दें कि बलबीर सिंह सिद्धू और पूर्व सीएम राजेंद्र कौर के साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और धुरी से विधायक दलबीर सिंह गोल्डी भी मौजूद रहे। अब नरेंद्र मोदी जी जो हमारा फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। मंडी का सिस्टम है, फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, पीडीएस का सिस्टम है। इस सिस्टम में कमियां हैं। इस बात को मैं भी मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी मानती है। इस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और मंडियां बनाने की जरूरत है। एमएसपी को गारंटी करने की जरूरत है। किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत है। साइलोज बनाने की जरूरत है और मार्केट बनाने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी वो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीआईपी किसान बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि फोटोग्राफ में राहुल गांधी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में कांग्रेस की रैली में ट्रैक्टर पर गद्देदार सीट पर बैठे दिखे, जिसके बाद ईरानी ने उन पर तंज कसा। साथ ही आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में गांधी कांग्रेस जो है शासित उत्तरी राज्यों में खेती बचाओ यात्रा नाम से कई ट्रैक्टर रैलियां कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनावों में अमेठी से गांधी को हराने वाली ईरानी ने कहा कि वह ट्रैक्टर पर भी सोफा लगाकर बैठते हैं और उनकी तरह का वीआईपी किसान कभी भी
उस प्रणाली का समर्थन नहीं कर सकता जो छोटे और हाशिए पर गए किसानों के साथ ही बिचौलियों के चंगुल से मुक्त करने के लिए ये कानून लाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। किसान की जमीन सुरक्षित हो, ऐसा कानून जब पास हुआ तब कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इस कानून का समर्थन नहीं किया। देश के नागरिक भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस के जिस प्रमुख परिवार के एक प्रमुख सदस्य ने जीवन भर किसानों की जमीन लूटी हुई, वो परिवार। उधर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए पूछा कि कांग्रेस के नेता कब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुई रेप की घटनाओं के लिए पीड़ितों के परिवार से मिलने जाएंगे। साथ ही हाथरस में कथित गैंगरेप की घटना पर संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में 12 में रेप हुआ, छत्तीसगढ़ में रेप हुआ, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि छोटा रेप है। हमारा सवाल यह है कि उन जगहों पर कांग्रेस के नेता कब जाएंगे। हाथरस की घटना पर योगी सरकार अब पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से भी कई रेप की घटनाएं सामने आई, जिस पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हाथरस में एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई और एक हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुंचे और परिवार से बात की। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लगातार गैंगरेप हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं, जिसमें कल की घटना भोपाल के बैरागढ़ की है। और मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल में भी बेटी नहीं बची और आज भी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर हाथरस में फेंकी गई स्याही को लेकर संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब कुछ समझना बाकी है क्या। ये है वो आरोपी जिसने हमला किया मुझ पर। साथ ही उन्होंने लिखा है कि ये किसके साथ है, यानी कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और पुलिस सुरक्षा में हम लोग थे। उन्होंने कहा कि प्रशांत कुमार के साथ है। योगी जी की अपनी काली करतूतों को काली स्याही के पीछे योगी जी छिपाने की कोशिश न करें। अगर हिम्मत है तो सामने से गोली चलवाओ। यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप के मामले में आपको बता दें, पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग देश भर में उठ रही है और हर जगह से आवाजें बुलंद होती नजर आ रही हैं। जगह जगह आम जनता, समाजसेवी संगठन के साथ ही कई राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी सरकार और यूपी पुलिस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस इस मामले में देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इसी तरह केरल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन तेज होता नजर आ रहा है। केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मौके पर पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे और हाथरस मामले के सभी आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। यूपी पुलिस की तरफ से हाथरस केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि साजिश के तहत राज्य का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हम सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। कई एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं। साथ ही एडीजी ने कहा है कि हाथरस केस में पीड़िता के भाई के बयान के आधार पर आरोपी जेल भेजे गए। साथ ही एसआईटी जांच के आदेश दिए गए। तत्काल प्रभाव से एसआईटी गठित हुई और सीबीआई जांच की भी अनुशंसा की गई है। इसके बावजूद कुछ संगठनों की तरफ से जातीय सांप्रदायिक हिंसा फैलाने, सरकार की छवि खराब करने का काम किया गया। एक वेबसाइट का इस्तेमाल करके पीड़ित परिवार के घर गांव के पास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा की गई। समय पे, सही समय पे और उचित समय पे जब इस संबंध में सूचनाएं एकत्रित हो रही। क्या साजिश की बात आ रही है क्या? अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। मैंने आपको बताया कि सही हम लोग चीजें एकत्रित कर रहे हैं, सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं और आपको बुला के प्रॉपर।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हालांकि पार्टी ने अभी तक इनकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। साथ ही एनडीए में भी सीट बंटवारे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। जेडीयू ने अपने कोटे से जिन प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं उन्होंने आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय उन्हें बुलाया गया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें टिकट देते नजर आए। खास बात यह है कि पार्टी ने दागदार छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने से परहेज किया है। पहले चरण में विधानसभा की जिन 71 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें एनडीए में सीट शेयरिंग के तय फॉर्मूले के तहत जेडीयू ने सोमवार को अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना आरंभ कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू प्रथम चरण की करीब 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही जेडीयू की 32 में से 17 सीटें वैसी हैं जो कि 2015 में भी जेडीयू के पास ही थीं। तो वहीं राजद की आपको बता दें कि जीती हुई 10 सीटें भी अब जेडीयू को मिल गई हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की 2 सीट, भाजपा की और एक रालोसपा की भी एक के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी की सीट पर भी जेडीयू ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। तो वहीं पहले चरण में अपने हिस्से की 6 सीटें उसमें तय किया गया है कि वो जो 6 सीटें हैं उन पर पूरी तरह से मुस्तैदी से चुनाव लड़ा जाएगा। जेडीयू ने तय जो किए हैं प्रत्याशी उनको मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया और मुख्यमंत्री के साथ ही आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने उन्हें अपने हाथों से सिंबल देकर चुनाव में जीत की शुभकामनाएं भी दी। राज्यसभा सांसद अनिल जैन की लखनऊ में आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को प्रगतिशील बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। कुछ लोग देश में भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अनिल जैन ने कहा है कि लखनऊ मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। कृषि कानून को लेकर विपक्ष भ्रांतियां फैला रहा है। पूरे देश में झूठ की राजनीति फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं के माध्यम से देश का परिवेश बदल रहे हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी जी के कारण देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में टॉप पर है और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद से होटल मालिकों में खुशी देखी जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि लंबे समय से उनकी आय पर काफ़ी असर पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जो जिंदगी है वो पटरी पर आ रही है। जो भी है हम लोग के सेफ्टी के लिए है, सबके लिए। जैसे जैसे कवर अप होगा वैसे अच्छा दिन निकलते जाएंगे तो सब ठीक होते जाएगा। बस यही सरकार ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उसको किस तरीके से आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? अभी वो उसका हम लोग हमेशा मतलब पूरा पालन करने को पालन कर रही है क्योंकि हम लोग की सेफ्टी के लिए है और हम लोग के कस्टमर की सेफ्टी हम लोग की सेफ्टी है। सुविधा वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी सुविधा है। ये होटल वगैरह चालू किया, इससे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुंबई में जो बाहर से खाना खाते हैं, और जो अभी होटल चालू किए हैं उन्होंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, जैसे कि मास्क यूज़ करते हैं, सैनिटाइज करते हैं और मतलब हर विजिटर को वो लोग सैनिटाइजर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपको बता दें कि आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हुए हैं। इसकी जानकारी आईजी विजय कुमार ने दी है और जल्दी ही आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें जल्द से जल्द मौत की नींद सुलाने का वादा किया है। पहले बता दो इंसिडेंट के बारे में। आज 12:45 में जब हमारे सीआरपीएफ जवान आरोपी ड्यूटी पे थे तो एक बाइक में 2 आतंकवादी आए, बाइक लगा के अंधाधुंध फायरिंग की AK-47 से और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए। उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए सीआरपीएफ के और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन चूँकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LG का टेररिस्ट है।
बेंगलुरु में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा सोमवार को कई स्थानों पर तलाशी किए जाने का कांग्रेस ने विरोध किया और प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने तलाशी के लिए बीजेपी सरकार की आलोचना की। साथ ही कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मोदी और येदियुरप्पा द्वारा डराने धमकाने का यह कपटी खेल उनकी कठपुतली सीबीआई द्वारा खेला जा रहा है और हम इससे डरने वाले नहीं हैं। सीबीआई को येदियुरप्पा सरकार में भ्रष्टाचार की परतें उधेड़नी चाहिए। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि यहां की पुलिस ने चेकिंग के दौरान लगभग 1.5 करोड़ का गांजा बरामद किया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गांजा 1000 किलोग्राम से ज़्यादा बताया जा रहा है। गांजे की इतनी बड़ी खेप बरामद होने को पुलिस एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फतेहाबाद में कांग्रेस ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को चैलेंज किया है। जी आपको बता दें कि 6 अक्टूबर को हरियाणा में राहुल गांधी पहुंचेंगे और फतेहाबाद में आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस ने हाथरस मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मौन सत्याग्रह किया है, जिसमें काफ़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हिस्सा लिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए फतेहाबाद के पूर्व सीपीएस और विधायक प्रहलाद सिंह ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को चैलेंज किया है और इस दौरान प्रहलाद सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी कल यानी कि मंगलवार को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं और कृषि कानूनों को लेकर किसानों को संबोधित करेंगे। प्रहलाद सिंह ने कहा कि अगर अनिल विज में हिम्मत है तो राहुल गांधी को रोक कर दिखाएं और राहुल गांधी के आगे एक कांग्रेसी अपनी छाती ठोक कर खड़ा है। प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का हक है और अधिकार है। साथ ही गृहमंत्री राहुल गांधी को हरियाणा में आने से रोक सकें तो रोक लें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मौन सत्याग्रह जो अभी हाथरस के अंदर कांड हुआ, जिस निर्दयी के साथ मनीषा की हत्या हुई, आज सारी कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के अंदर योगी सरकार को जगाने के लिए और उसकी परिवार को न्याय दिलवाने के लिए ये मौन सत्याग्रह हमने आज रखा। राहुल जी कल 10 बजे आएंगे। राहुल जी का कल 10 बजे का प्रोग्राम है। राहुल जी का प्रोग्राम ये है कि राहुल जी कल 10 बजे पंजाब से पेहोवा का जो बॉर्डर है, देवीगढ़ बॉर्डर, वहाँ से एंट्री करेंगे। लेकिन आज हम ये दावे के साथ कहते हैं कि कल राहुल जी पेहोवा में आएंगे, हरियाणा में एंटर करेंगे, किसान की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएंगे और जैसे पंजाब में उन्होंने कह दिया कि जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार सेंटर के अंदर बनेगी, इन 3 अध्यादेशों को हम खारिज कर देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। कोरोना काल की वजह से गोवा में इस समय पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से यहां के व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ उनकी पीड़ा है वो आपको सुनाते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, बस सुबह से शाम तक बैठे बोनी होती है, बस 100, 200, 500, 1000 का हो गया, बस हो गया। नहीं तो यही टूरिस्टों गए तो कितना होते थे? यही यार तो 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक धंधा होता था। बट अभी 1,000 होने के लिए भी कठिन करना है, किसी में खाली हाथ जाना पड़ता है।
तो टूरिस्ट तो आता है क्या नहीं? नहीं, टूरिस्ट तो बहुत कम आ रहा है, मगर ये क्या ना डिस्को खुला, ना पब खुला, ना बार खुला, ना कसिनो खुला, तो पब्लिक क्यों आएगा? फिलहाल तो बहुत कम है, 100 में से 10% है, लेकिन फिर भी कोई एक बना रहा नहीं बना रहा है, बहुत कम है कस्टमर। कितना लॉस हुआ रहेगा आपको लॉकडाउन? लॉस फिलहाल तो अभी 8 महीने से तो भाड़ा चालू है, लेकिन 6 महीना बंद किया था दुकान, लेकिन भाड़ा किसी ने कम भी नहीं किया। जिसका भाड़ा 1.5 लाख था उसने 1 लाख तो 50 कम करे, 1 लाख तो, लेकिन दुकान फ्री बंद था, भाड़ा चालू ही था। इस साल से बहुत लॉस है। अभी फिलहाल लॉकडाउन में खत्म अभी चालू किया। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद को लेकर आपको बता दें कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा और इस दौरान किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। साथ ही कृषि मंडी में चल रहे धरने के दौरान हुई सभा में वक्ताओं का कहना था कि क्षेत्र में व्यापारी समर्थन मूल्य के मुताबिक धान की खरीद नहीं कर रहे हैं। किसानों का धान औने पौने दामों में खरीदा जा रहा है। मंडी में धान न खरीदकर राइस मिलों में खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों की फसल का उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा। इसके चलते प्रधानमंत्री को उन्होंने ज्ञापन भेजा। पुराने दाम पे खरीदे जा रहे हैं, सरकारी रेट से कम पे खरीदे जा रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। उसके विरोध में आज तीसरे दिन भी इस धरने के ऊपर सारे किसान पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। जब तक किसानों को उन एमएसपी पूरी नहीं मिल जाएगी तब तक किसान मैदान में डटे रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारी मांग है सरकार से कि जो कच्चे आड़तियों के इन्होंने 35 कच्चे आड़ती यहाँ सितारगंज में इन्होंने नियुक्त किए हैं, लेकिन किसी का भी कोई कांटा आप पूरी मंडी में घूम के देख लीजिए, कोई भी कांटा अभी तक उनका लगा नहीं है, जबकि सरकार ने कहा था कि 1 तारीख को धान खरीद। कृषि कानूनों के विरोध में राहुल गांधी पंजाब के दौरे पर हैं और मंगलवार को हरियाणा में वो दाखिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पहले ही साफ कर चुके हैं कि राहुल गांधी को हरियाणा का माहौल खराब करने की किसी भी कीमत पर यहां पर उन्हें आने नहीं दिया जाएगा और माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। अम्बाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में आते हैं तो उनका स्वागत है। यदि राहुल गांधी जिस मंशा के साथ हरियाणा को जलाने या फिर फसाद करवाने के लिए आते हैं तो इसका विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा में दंगा कराने, जलाने या फिर फसाद करवाने के लिए आ रहे हैं तो उन्हें रोका जाएगा। एक अपना बार बार आदेश भी जो है दोनों सरकारों को दिया है। मैं स्वागत करूंगा राहुल गांधी के, सबसे पहले मैं करूंगा वो एसवाइल का पानी लेके आए। जो रॉबर्ट वाड्रा ने ज़मीनें छीनी हैं हमारे हरियाणा के भोले भाले किसानों से धोखाधड़ी करके, वो ज़मीनें वापस लेके आई, मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का स्वागत करूंगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जी हरियाणा को जलाने की मंशा से आ रहे हैं, हरियाणा के अंदर अमन शांति को भंग करने के लिए आ रहे हैं, हरियाणा के लिए अंदर दंगा करने के नियत कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को आने नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक सूचना मिली कि पुंछ में बहराम गला इलाके में कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को एक बैग मिला जिसमें एक AK-47, एक पिस्टल के साथ ही आपको बता दें कि AK-47 के कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। ये एक खबर आई थी हमारे पास 3 अक्टूबर को कि बहरामगला के ऊपर वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कोई सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई। उसी के बेसिस पे एक जॉइंट ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया लोकल आर्मी और SOG सोनकोट की तरफ से। और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन एक हमें बैग मिला और जब उस बैग को खोला गया तो उसमें एक AK-47 थी और एक पिस्टल थी, उसके साथ मैगजीन थी और 150 जो है वो AK-47 के राउंड थे। तो इनको सीज़ किया गया और फिर पुलिस स्टेशन सोनकोट में FIR लॉन्च की गई। और ये भी देखा जा रहा है कि ये हथियार जो है वो यहाँ कैसे पहुँचे और फिर इसका क्या। बिहार की बक्सर पुलिस पर रेप के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। मामले पर पुलिस कप्तान नीरज कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे पुलिस अधिकारियों को कार्य से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसमें महिला थाना अध्यक्ष सुशीला देवी समेत बगेन थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष विनय तिवारी शामिल हैं। आपको ये भी बताते चले कि मामला कुछ दिन पहले बघेन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरुआ गांव का है, जहां पर धान के खेत में दुष्कर्म के बाद बेहोशी की हालत में मिली एक महिला
को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई थी, जिस वजह से एसपी को एक्शन मोड में आना पड़ा। अपडेट है कि आपके महिला थाना प्रभारी और बघेल थाना के ओडी पदाधिकारी को ससमय प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के आरोप में निलंबित किया गया है और महिला का 164 का बयान कराया गया है। महिला का चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा उनका मेडिकल जांच कराया गया है। अभी तक के जांच में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि मेरे पास जो है चिकित्सीय जांच रिपोर्ट नहीं आया है। चिकित्सीय जांच रिपोर्ट आ जाता है तो मैं बता दूंगा कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया या नहीं किया गया, लेकिन अभी तक दुष्कर्म की कोई। हरियाणा के यमुनानगर के साडोरा से पूर्व विधायक और दलित नेताओं ने हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आपको बता दें, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की भी मांग की गई। वहीं इन लोगों ने सीबीआई के साथ सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज से भी इस पूरे मामले में जांच कराने के बाद कार्रवाई की बात कही। यमुनानगर को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हमारी मांग है कि जिस प्रकार योगी सरकार ने इस सारे मामले की जांच के लिए सीबीआई को मार्ग किया है, हमारी मांग है कि सीबीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज शामिल हो और जो रिपोर्ट सीबीआई वह जज साहब के सामने निखर कर आएगी वो रिपोर्ट सीधी कोर्ट में पेश हो, ना कि रामनगरी अयोध्या में जिला प्रशासन के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने धमकाने और फर्जी मुकदमे में फंसाने के आरोप लगाए। दरअसल योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत भगवान श्री राम की 251 फीट ऊंची मूर्ति लगाए जाने का एक संकल्प है, एक योजना है, जिसके लिए धर्मपुरवा, नेवरपुरवा सहित अन्य गांव को चिन्हित किया गया है। लेकिन मुआवजे के कारण किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है और अब जिला प्रशासन सख्त रवैया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण प्रशासन ने 2 लोगों के ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और विवाद की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। आपको बता दें, जिसमें से एक आरोपी अवधेश सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जबकि दूसरा आरोपी अरविंद यादव फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फंसाए रहे हैं, जबरियन कर रहे हैं और हम लोग न गांव देंगे न जमीन देंगे। हमें जो मूर्ति से कौनो लाभ नहीं ना साहेब। अच्छा, गांव में फंसा रही, क्यों परेशान? अब नाके फंसाए रही है, उनका अंदर ले जाना है, कैसो ना कैसो फंसा के ले जाते। हाँ, जबरदस्ती बहुत है। हम सब कहाँ साइन कर रहे हैं? जबरदस्ती बहुत है भैया। हाँ, बहुत जबरियन कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, डीएम सब। यहाँ हमारे सबका कहाँ उजाड़ के लेके जाए हैं, जेल भेजे खातिर धमकी दे जाई हैं, साइन करावा जाई हैं, का करा जाई हैं? क्या कह रहे हैं वो लोग? ना ये मेरे साथ ना जमीन दिया अपन, कहाँ जाब रहे अपन। प्रशासन के लोग क्या जबरदस्ती कर रहे हैं? जबरदस्ती आके धमकी दे करत है, सबको फंसा रहे हैं, सबका फंसायत है। जब हमारे साथ कहाँ अपन बच्चे ले जावा, कहाँ कर कौन जगह पाए, कहूँ जब रहे ठिकाना ही ना है ना, दिन भर मजूरी मेहनत करके मने खात बात कहाँ जा रही। कितने लोगों को? हमारा सबका कारण है भैया, हमका प्रतिमा से दुख नहीं है, लेकिन बहुत दुख दे दी। हम सब जान दिए तैयार हैं, एकदम जान लियो, जेल जाए तैयार हैं, मरे तैयार हैं, जौने तिरफे रहा, लेकिन दियब ना घर ना दियब, गाँव ना दियब, ना जमीन दियब अपन। बहुत डीएम एसडीएम बहुत जबरदस्ती की, बहुत अन्याय की। देश में अन्याय हुआ बा जौन बाटे, कौनो एक फैसला ना है ना कि गांव छोड़ा था कि कुछ करथन, खाली यही है जबरदस्ती प्रशासन और गाली दिए और डीएम एसडीएम गाली दिए, कौनो इनका सुनवाई जनता का ना ना कोनो परवाहन आज तक दे पत्र हम सब कभी नहीं लगाएंगे, ना हम अपन घर जमीन नहीं दिए, जे का दिए बाते जाग दिए, हम गाँव भाई ना दियब जौन बाटे, हमारे बच्चे ये कहाँ जाएंगे। अयोध्या सिंह को जौन बाटे निर्दोषी को जेल भेज दिया, अरविंद का निर्दोषी का जेल भेजे थे, आरोप लगाए झूठ का आरोप लगाए जौन बाटे कि हमको पत्थर चलाइन, ईंटा चलाइन, और गांव के मामले आके उनका तहदिया नहीं करा जात कि कहाँ केकरा सामने की ईंटा घुमा चला, खाली जबरदस्ती जौन बाटे घींच के ले जा रहे हैं, आके बहू बेटी के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। यहाँ जौन बा आया 80 साल का माँ और बेटी, उनको जौन बा घर से बाहर कर रहे हैं, निकाल के और गाली दिए, फरके रहो। जन्म 4 पीढ़ियां से रहते चलिए आई ना, हरदम रातों दिन रोत है, प्रतिमा के लिए हमें क्या ना सुख दिया जाएगा। जिससे हम जन्म लिया वो हरदम रोए रहा है, तो प्रतिमा से हमें सुख होएगा नहीं, मंदिर से हमें सुख होएगा। जन्म दिया वाली जब रोए रही है
प्रतिमा तो हमारे अंदर है, पूजा कर रहे हैं जोन बाटे, तो वो लगाए के हमारे सबको आए कहीं जोन बाहर निकाल। हरियाणा के रेवाड़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस की टीम ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले इन सटोरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही एक फ्लैट में आपको ये बताते चलें कि आईपीएल मैच पर सट्टा खेला जा रहा था, तो वहीं डीएसपी अमित भाटिया के नेतृत्व में गठित सीआई टीम ने आरोपियों को मौके से रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके इनके कब्जे से नकदी के साथ साथ 12 मोबाइल फोन, एक एलईडी के साथ ही लैपटॉप बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है। उधर लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गोरखपुर छात्र नेता अनिल दुबे को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं आपको बता दें कि अनिल दुबे समेत कई और छात्र नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि अनिल दुबे के आने से अब गोरखपुर में युवाओं की एक बड़ी नई टीम जो है, नौजवान टीम की वो आवाज़ बनेंगे। छात्र नेता अनिल दुबे ने अजय कुमार लल्लू को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री योगी पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी जी की तरह बड़ी बड़ी बात करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय की रास्ता जो दिखाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा, हम उस रास्ते पे चल करके हम पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की मदद करेंगे जिसका झूठा नाटक और नौटंकी। उधर हरियाणा के सिरसा में पीटीआई टीचरों का धरना लगातार जारी है। आपको बता दें कि पीटीआई टीचरों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पिछले 112 दिनों से पीटीआई टीचर अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। पीटीआई टीचरों का कहना है कि 6 अक्टूबर को एक बार फिर से बातचीत के लिए पीटीआई टीचरों को न्योता दिया गया है। साथ ही जिसके चलते उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनकी नौकरी की बहाली करने का आश्वासन जरूर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हम सब हमारे प्रतिनिधिमंडल से 6 अक्टूबर को बात करेंगे। तो कल 6 अक्टूबर आने वाला है और हम सभी साथी पीटीआई संघर्ष समिति 1983 पीड़ित परिवार बहुत आशान्वित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी रोजगार बहाली की मांग को न और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर नवागढ़ में 1 दिवसीय मौन प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ज्ञापन के माध्यम से आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग की गई। साथ ही यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई।
बिहार के सीतामढ़ी में डीएम और एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान आपको बता दें कि स्टैटिक सर्विलांस टीम ने कार से 1,50,000 रुपये की नकदी भी जब्त की। साथ ही आपको बता दें कि वाहन जांच में अब तक करीब 5 लाख से ज़्यादा की राशि वसूली जा चुकी है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि रुन्नी सैदपुर में डीएम एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी किया गया है और जिले में भयमुक्त शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने अपने प्रयास काफ़ी तेज कर दिए हैं। सर्विलांस टीम को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। सूचना तंत्र को काफ़ी मजबूत बनाया गया है। उधर सड़कों पर बेतरतीब तरीके से ऑटो खड़े करने और लगने वाले जाम को लेकर हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है और ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ बल्लभगढ़ सिटी थाने में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे भी दर्ज किए गए। आपको बता दें कि थाने के एसएचओ सुदीप कुमार की माने तो पहले भी ऑटो चालकों को समझाया गया था सड़कों पर इधर उधर ऑटो खड़ा न किया जाए। जहां ऑटो स्टैंड बनाए गए हैं सिर्फ वहीं पर ऑटो खड़े किए जाएं और वहीं से सवारियों को लाने ले जाने का काम किया जाए। लेकिन बावजूद इसके ऑटो चालक अपने मनमाने तरीके से जगह जगह सड़कों पर ऑटो खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जाम की समस्याएं बन जाती हैं। ऐसे में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। ऑटो के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। ऑटो जो चालक हैं जो रोड के ऊपर अपने ऑटो पार्क कर देते हैं, जिनको बार बार पहले समझाया भी गया है कि रोड का जो ट्रैफिक है उसके अंदर डिस्टर्बेंस ये ना करें और उनकी मीटिंग लेके उनको उनके प्रॉपर उनके स्टैंड के बारे में भी उनको बतलाया गया। तो उसके बाद भी ये लोग अपने रोड के ऊपर अपने ऑटो लगा देते हैं सवारियों के लिए, जिनके चलान भी ट्रैफिक के किए जा रहे हैं और ये नहीं मान रहे बार बार, तो उनके खिलाफ आईपीसी की सेक्शन। यूपी के सहारनपुर में विद्युत निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। लगातार कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी पूरी तरीके से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते बिजली का सारा कामकाज ठप पड़ा है। आपको ये बता दें कि संविदा कर्मियों के कंधे पर इनका बोझ आ गया है और जिले के करीब 135 बिजली घरों पर अभियंताओं सहित करीब 1300 से ज़्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जिले में 6 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को बिजली देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से राजस्व कर्मचारियों को बिजली घरों पर ड्यूटी के लिए भेजा गया है। मैं यहाँ पर संविदा कर्मी एसएसओ हूँ। हमारा काम ये है सप्लाई चालू करना, कहीं को फॉल्ट हो जाता है लाइनमैन को सूचित करके उसे ठीक कराना, ये हमारा काम है। यहाँ पर हड़ताल हमारी नहीं है, हड़ताल जो गवर्नमेंट यूनियन है उनकी है। हमारी यूनियन की हड़ताल ने की कोई हड़ताल नहीं है। जो हमारी संविदा की जो यूनियन है की कोई हड़ताल नहीं है पूरे बिजली घर पूरे उत्तर प्रदेश में। अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने क्विटी और धारचूला में करीब 131 पेटी अवैध शराब की बरामद की। इस दरमियान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पहला मामला मुंशियारी की क्विटी का है। साथ ही आपको बता दें कि नाचनी पुलिस थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम क्विटी वैरियर के पास चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें 129 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। मामले में 3 लोगों को पुलिस ने पिथौरागढ़ से गिरफ्तार किया। साथ ही तीनों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। अंबाला पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां हासिल हुई हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि अवैध शराब का कारोबार करने वालों के तार कई अन्य राज्यों से जुड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि 12 सितंबर को एलोवेरा जूस की आड़ में नकली शराब बनाने का पहला मामला सामने आया था और पहले एक ट्रक मिला, जिसमें से एलोवेरा जूस के नाम पर सप्लाई के लिए जा रही शराब पकड़ी गई, जिसके बाद से पुलिस ने अगले ही दिन अलग अलग गोदामों पर छापेमार कार्रवाई की, जिसमें शराब की मोटी खेप पुलिस को बरामद हुई है। तहकीकात आगे बढ़ी तो जांच में सामने आया कि यहां पर नकली शराब बनाई जाती है और पुलिस ने आगे की जांच में पाया है कि कई एक्सपर्ट हैं जो कि नकली शराब बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर नकली शराब बनाई जाती है। तो वहीं जांच में ये भी संभावना है कि
शराब पीने से लोगों की सेहत पर भारी नुकसान भी पड़ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मामले में एक्साइज विभाग का भी सहयोग लिया जा रहा है। खबर अमेठी से है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा विभागों का निजीकरण करने को लेकर कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश के सभी विद्युत केंद्रों और उप केंद्रों पर तालाबंदी करके विद्युत विभाग के सभी नियमित और संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम लोग पूरी तरह से काम बंद करके हड़ताल घोषित कर देंगे, साथ ही जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। धरना प्रदर्शन है। आज जो हम लोग का धरना प्रदर्शन है ये विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जिला अमेठी का निजीकरण के विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। जो पूर्वांचल में जो निजीकरण चल रहा है इसका वर्तमान में, इसको वापस लेने की हम लोग की मांग है। और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया है 2020 उसको वापस लेने की मांग में हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? अभी जैसा ये निर्णय लिया जाएगा विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का, केंद्रीय जो निर्णय आएगा उसी के हिसाब से चलेगा। अभी आज ये पूरे दिन का धरना है, शाम 5 बजे तक। और आज हमारी केंद्रीय जो समिति है उसकी बैठक माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा शाम को 3 बजे बुलाई गई है। उस वार्ता में जो भी फैसला आता है उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के शहडोल में कुछ लोगों की गुंडागर्दी सामने आई है। अज्ञात लोगों ने रास्ता रोककर पिता पुत्र के साथ लाठी डंडे और बेसबॉल से उनके साथ मारपीट की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक जनार्दन वरगाही अपने बेटे के ड्यूटी से वापस वो उनको ले जा रहे थे, तभी 8 लोगों ने उनके साथ मारपीट की। ये पूरी वारदात मुढार थाना क्षेत्र के अमलाई चौक की बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें पीड़ितों ने स्थानीय थाने में 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यूपी सरकार द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपे जाने के निर्णय से आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने अपने आंदोलन में तेजी ला दी है। बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चित काल के लिए कार्य बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि कार्य बहिष्कार से अनपरा विद्युत परियोजना को करीब 1630 मेगावाट की ए और बी यूनिट के विद्युत उत्पादन यहां पर ठप हो गए हैं। सोनभद्र के ओबरा अनवरा परियोजना के अलावा आपको बता दें कि पीसीएल के कर्मचारियों ने लामबंद होकर कार्य बहिष्कार करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही बिजली कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण से सभी का नुकसान होगा और विद्युत व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। किसानों से लेकर आम जनता तक को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें जितने भी कर्मचारी ओबरा परियोजना में, चाहे संविदा श्रमिक हों, चाहे वो चतुर्थ क्लास के कर्मचारी हों, चाहे तृतीय क्लास के कर्मचारी हों, चाहे अवर अभियंता साथी हों, अभियंता साथी हों, लिपिकी संवर्ग के साथी हों, सभी लोग इस कार्य बहिष्कार में 100% शामिल हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कितने कर्मचारी कार्य बहिष्कार में टोटल शामिल? इसमें करीब संविदा श्रमिक लेकर के 2200 कर्मचारी कर्मचारी नहीं, सिर्फ ओबरा की बात मैं कर रहा हूँ। 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जितने हैं सबके सब कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी, लिपिकी संवर्ग साथी, अवर अभियंता, सबके सब लोग हैं। 40,000 से ज़्यादा सिर्फ संविदा श्रमिक इस कार्य बहिष्कार में शामिल हैं पूरे प्रदेश में। कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय से बंद स्कूल क्रमबद्ध तरीके से 15 अक्टूबर से दोबारा खोलने की तैयारी है और इसके लिए आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि स्वास्थ्य, साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के मानक का पालन करते हुए पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए अपनी खुद की एसओपी तैयार करें। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्र अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही स्कूल जा सकेंगे। साथ ही उपस्थिति के नियमों में लचीलापन रहेगा और छात्र स्कूल जाने के स्थान पर ऑनलाइन क्लासेस का भी चयन कर सकेंगे। मंत्रालय ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए कागज कलम से होने वाले टेस्ट के स्थान पर सिखाने वाली प्रक्रिया को अपनाने की बात कही है। स्कूल खोलने के आपको बता दें 2 से 3 सप्ताह तक कोई भी मूल्यांकन नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
खबर बहराइच से है, जहां पर नगर पंचायत की करोड़ों की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं ने बेच दिया। नगर निगम में आपको बता दें कि दाखिल खारिज के दौरान मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया। मामले में कार्रवाई के लिए ईओ ने एडीएम बहराइच को पत्र लिखा है। दरअसल लखनऊ बहराइच हाईवे पर जरवल नगर पंचायत की करोड़ों रुपए की भूमि को हड़पने की साजिश भूमाफियाओं ने की है। नगर पंचायत जरवल कार्यालय में दाखिल खारिज के दौरान ये मामला सामने आया। नगर पंचायत जरवल के अधिशासी अधिकारी देव कुमार ने बताया कि कार्यवाही के लिए अपर जिला अधिकारी बहराइच को पत्र लिखा गया है। साथ ही अनुमति मिलते ही संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें जो एक पत्रबंदी दाखिल खारिज के लिए आई है, जिसकी मेरे द्वारा जांच कराई गई है। जो कार्यालय के राइट हैंड में, जैसे कार्यालय गेट से बाहर निकलते हैं, राइट हैंड में जो है कुछ दुकानें बनी हुई हैं, जिसका जो है पूर्व चेयरमैन द्वारा मोहम्मद वसी, पूर्व चेयरमैन, उनके द्वारा यहाँ पे पट्टे किए गए तथा इनका एक 9 साल का लड़का था अरशद, उसके नाम इन्होंने कार्यालय अभिलेखों में चढ़वा दिया। जबकि और कोई भी जो जितनी भी पट्टे की ज़मीनें और लोगों किए गए, किसी का भी कार्यालय के अभिलेखों में दर्ज नहीं है। जो पत्रबली जब दाखिल कार्य होने को आई है, तब ये मामला संज्ञान में आया है। उच्च अधिकारियों को इसमें लिखा जा रहा है दिशा निर्देश के लिए। तत्पश्चात इसमें विभागीय। और यहाँ वक्त उचला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने भांडेर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सिंधिया परिवार पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब हमारे पूर्वज देश का तिरंगा झंडा लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब सिंधिया परिवार के लोग अंग्रेजों के जूते चप्पल उठाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। 25 गए हैं, उनका मुखिया कौन है? उसका नाम क्या है? उस मुखिया का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और ये वही है जिनका भारती जी पुराना इतिहास आप और हम तो जानते ही हैं, घनश्याम जी आप भी जानते हैं, आज का नहीं है, 3 पीढ़ी का इतिहास है इनका। देश की आजादी का इतिहास है। जब देश आजाद हो रहा था, हमारे पुरखे देश का झंडा लेकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सिंधिया और इनके परिवार के लोग अंग्रेजों के जूते चप्पल उठाकर हमारे देश के। गाजियाबाद में साहिबाबाद के थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर 4 साल के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। मामला आपको बता दें कि श्याम पार्क इलाके का है, जहां पर अगवा किए गए बच्चे का नाम अभिषेक बताया जा रहा है। बच्चे के पिता का कहना है कि स्कूटी पर सवार होकर 2 युवक आए, जिन्होंने बच्चे को बिस्किट का लालच दिया और उसके बाद बदमाश उनके बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही बच्चे की तलाश कर उसे सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। इस दरमियान पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जो वहाँ पे खेल रहा था और वहाँ पे खेलते खेलते 2 स्कूटी में लड़के आए। उन्होंने वहाँ से जो बिस्कुट खिला के या उसे कुछ दिखा के उसे बच्चे को उठा के ले गए।
उसके संग एक मेरा भतीजा भी था, वो तो रोने लगा और वो जाके वहाँ से उसे देख के कि वो रोएगा तो हमारा काम ख़राब कर देगा, तो वो जाके वहाँ से निकल आया। उसे छोड़ दिया गया। एक लड़का मेरी गली का पड़ोस का ही है, उसने देख लिया, उससे कहने लगा कि भाई इसे छोड़ दे और वो मेरे घर का है, मेरे भाई है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़कों पर है। हर जगह योगी सरकार की फजीयत हो रही है। विपक्षी भी यूपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में भी हाथरस कांड को लेकर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस लाइन में महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और उसके बाद पुलिस लाइन के बाहर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर इकट्ठा हुए और बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल जी के साथ धक्का मुक्की की, प्रियंका जी के साथ जो है बदसलूकी करेगी। हम चाहते हैं कि उस बेटी को न्याय मिले और न्याय मिलना चाहिए कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं, उनके परिवार की मांग है न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो इस बात को लेकर हम लोग जो है आज हम यहाँ जैसे ही एंटर करने लगे, हमारे से पहले हमारे भास्कर जी हैं और सुनीता शेरावत जी हैं, इनके साथ एक सब इंस्पेक्टर है, क्या नाम है उसका, मूल। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में रायबरेली रोड पर अचानक से उस समय हड़कंप मच गया जब वहां पर एक मकान के ऊपर बनाई जा रही दूसरी मंजिल का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हादसे में घर में मौजूद 2 बच्चों सहित 6 लोग दब गए। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में इसकी जानकारी पुलिस और एनडीआरएफ को दी गई। लोगों ने मलबे में दबे यहां इन परिवार के बच्चों को और लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की। उधर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम और पुलिस ने राहत और बचाव कार्य भी शुरू किया। कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम ने मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 35 वर्षीय एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी अन्य 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक बच्चे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बना रहे थे अपनी छत, तो एकदम हम पहले तो हमने मट्टी बिछा के ईंटें बिछा ली थी, तो ऊपर फिर गुटाई कर रहे थे तो वो एकदम अपने आप ही छत निकल गई, ऊपर वाली भी उससे नीचे वाली भी। कितने लोग थे घर में आप लोग? घर में मेरे भैया के 2 बच्चे छोटे छोटे और मेरी भाभी, मम्मी, पापा, मेरा भैया मिस्त्री, बेलदार और 2 बच्चे और थे छोटे छोटे। अच्छा, परिवार के थे। सब दब गए आप? सब दब गए हम। अभी कितने लोग निकल कर आए हैं वहाँ से, कुछ पता लगा? सब आ गए। मेरी भाभी रह रही है और छोटे वाले भैया का तो उसका तो पता ही नहीं, वो इतना। आपको बता दें कि FATF इस महीने होने वाली एक डिजिटल बैठक में पाकिस्तान की ग्रे सूची में स्थिति पर फैसला कर सकता है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई। पेरिस स्थित वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद वित्त पोषण निगरानी संस्था ने जून 2018 में आपको ये बता दें कि पाकिस्तान को ग्रे सूची में डाल दिया था और इस्लामाबाद से 2019 के अंत तक धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोकथाम के लिए कार्रवाई की योजना को लागू करने को कहा था। हालांकि बाद में कोविड-19 महामारी के कारण ये समय सीमा बढ़ा दी गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि FATF की ग्रे सूची से बाहर आने को प्रयासरत पाकिस्तान ने अगस्त में 88 प्रतिबंधित आतंकी समूहों और उनके नेताओं पर वित्तीय पाबंदियां लगा दी थीं। इनमें 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों का षड्यंत्रकर्ता और जमात-उल-दावा का सरगना हाफिज सईद, जैश-ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी शामिल है। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई करके संचालक सहित 12 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने 5 बाइक, मोबाइल के साथ ही अन्य सामान भी बरामद किया गया। साथ ही हुक्का बार में पकड़े गए लोगों में अधिकतर छात्र शामिल हैं। यह हुक्का बार पिलखुआ के राजनीति बिहार में संचालित हो रहा था। आपको ये बता दें कि यहाँ के रजनी बिहार में ये संचालित हो रहा था हुक्का बार, जहाँ पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 12 लोगों को धर दबोचा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों की तर्ज पर भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एकीकृत जन उपयोगी सुरंगें बनाई जाएंगी और इनमें बिजली, टेलीफोन केबल से लेकर पेयजल, सीवर पाइप आदि को एक सुरंग के भीतर छिपाया जाएगा। इस तकनीकी से आम जनता को
आपको बता दें कि बाधा रहित आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। सेंसर के माध्यम से इसकी निगरानी और मरम्मत संभव होगी। खास बात यह है कि भविष्य में जन उपयोगी कार्यों में किसी प्रकार के बदलाव को आसानी से अंजाम दिया जा सकेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि इससे सड़कों को बार बार तोड़ने से जनता को होने वाली परेशानी का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एकीकृत जन उपयोगी सुरंगें बनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सितंबर के पहले सप्ताह में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा गया था। साथ ही मंत्रालय ने इस मामले में आपको बताते चलें कि NHAI के चेयरमैन SS संधू को पिछले सप्ताह अवधारणा नोटिस भेज दिया है। इसमें उल्लेख है कि इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एकीकृत जन उपयोगी सुरंग बिछाने के लिए कंसल्टेंट एजेंसी को नियुक्त किया गया, इसका अध्ययन किया जाए। साथ ही ये हिदायत दी गई है कि अध्ययन रिपोर्ट के 2 माह के भीतर मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए ताकि इस तकनीक पर तेजी से काम किया जा सकेगा। उधर बहराइच के कोतवाली कैसरगंज क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 16 वर्षीय किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। मामला कैसरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर 16 वर्षीय किशोर पेड़ से लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसका हाथ ऊपर से गुजर रही बिजली के तारों को छू गया। इसके चलते उसे करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर फिरोजाबाद में नवजात शिशुओं के शव मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल में गेट नंबर 2 के पास लगे डस्टबिन में 2 नवजात बच्चों के शव पड़े मिले। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों नवजातों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो वहीं अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि यह अस्पताल को बदनाम करने की साजिश है। नवजात के शवों को बाहर से लाकर यहां डाला गया है। पुलिस को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। लड़कियों का बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कब तक देश में ऐसे